इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने आगरा पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें, करनी सेना को भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ कहा जाता है। अब वही करनी सेना वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंकने की तैयारी कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जिशान ने। क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी आज आगरा पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहे, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? संवाद से समाधान। करनी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आशीष सिंह हमारे साथ, करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और युवा शक्ति के राष्ट्रीय महामंत्री और अनेक पदाधिकारी हमारे साथ आज यहाँ पर हैं। संवाद से समाधान इसलिए कि आज मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडल की बात करूं, किसी भी ज़िले की बात करूं, किसी गांव पंचायत की बात करूं, किसी वार्ड की बात करूं, वहाँ कोई ना कोई समस्याएं हो रहती हैं। करनी सेना ने क्योंकि अब चुनाव में उतरने का मन बना लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव में, तो जनता से संवाद करेंगे। संवाद में उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सुनकर उनका समाधान के लिए सरकार से, अधिकारियों से, योगी जी से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसी एक योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के आगरा से आज प्रारंभ की है। आज ब्रज प्रांत के अनेक जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं, उनके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी जो यूपी में रहते हैं, ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, वो भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे ये कार्यक्रम। वहीं करनी सेना का मन हो गया है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या स्वतंत्र चुनाव लड़ा जाएगा या फिर भाजपा के साथ में? पहली बात तो हम किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ नहीं लड़ेंगे तो बहुत गंभीर विषय है। पहले तो हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाकर, हर कस्बे में जाकर, वहाँ पर जाकर हम जो वहाँ का यूथ है, चाहे वो महिला हैं, चाहे युवा हैं, उनको करनी सेना से जोड़ेंगे। आज भी लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर करनी सेना से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें और अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं और करनी सेना का संगठन विधानसभा स्तर पर मजबूत हो। जब मेरा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे, जब संगठन मजबूत होता है तो उसको सरकार भी देखती है, विपक्ष भी देखती है, तो निश्चित तौर पे उस समय का जो माहौल बनेगा उस पर विचार करें। उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं, आज आगरा पहुंचे हैं। क्या अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ने का स्टार्ट करेंगे? आज मेरे साथ हाथरस के काफ़ी लोग हैं। मेरी दादी का जन्म स्थान है हाथरस के पास, हसनपुर बारू एक जगह है सादाबाद के पास, और मेरी माता का जन्म स्थान जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है, और ननेरा गांव मेरी माता का जन्म है। मेरे परिवार की मेरी चाची हो और भी रिश्तेदार हों, भाभियाँ हों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से मेरा एक जुड़ाव है, नाता है। मेरा बेटा है, वो भी पिलखवा में रहता है, जो मेरा बड़ा बेटा है। तो निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपका खून का रिश्ता है, खून का नाता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रति आपका एक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को उस समय देखा है जब मैं पलवल जमुना पुल से आता था, तो पुल भी उस समय टूटा फूटा था, तो हमें कई बार जमुना के अंदर से ट्रैक्टर में बैठ के आना पड़ता था। आज वहाँ पर जमुना का बड़ा अच्छा पुल बन गया है, वहाँ जेवर एयरपोर्ट आ गया है, जहाँ पर बैठने के लिए बुग्गी होती थी, ट्रैक्टर होते थे, वहाँ पर अब लंबी लंबी गाड़ियाँ चलती हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र का विकास हो रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं? वैसे तो योगी जी की सरकार में चहुमुखी विकास हो रहा है, परंतु जो भ्रष्ट विधायक हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं विकास की गति को धीमा कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का उनको एहसास कराना कि तुम चोर हो, चोर को चोर कहने में दम चाहिए ना। और करनी सेना दमदार संगठन है, तो हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भ्रष्ट लोगों को, बेईमान अधिकारियों को, बेईमान नेताओं को भी हम उजागर करेंगे कि ये चोर है, ये बेईमान है। करनी सेना के चुनावी मैदान में आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को उसका नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करनी सेना का फुल तरीके से समर्थन करते हैं। संभल हो या बरेली हो, संभल हो या बरेली हो या अलीगढ़ हो, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की प्रतिमा क्यों टंगी हुई है? आज भी कासगंज के अंदर दंगे क्यों हो रहे हैं? आज भी बरेली के अंदर, संभल के अंदर जो संख्या क्यों घट रही है? आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों वहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है? सोचने का विषय है। हम किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू नहीं हैं,
समर्थक हो सकते हैं हम योगी जी के, पिट्ठू नहीं हो सकते। वहीं आप करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जहाँ देखो वहीं ठोको। 2900 किलो RDX पकड़ा गया है, 350 किलोग्राम हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर पकड़ा गया है। बागेश्वर धाम की यात्रा निकल रही है और उसके बाजू में RDX, AK-47, गोले ये सब मिल रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी भी आतंकी खुले घूम रहे हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? सुरक्षा एजेंसी कहूँ या जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है। ये तो 15 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा था, मुहिम चल रही थी जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, हरियाणा तक, जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया उनको साधुवाद, परंतु जिनकी नालायकियों के कारण RDX यहाँ तक पहुँचा, हरियाणा तक, जिनके कारण, जिन नालायक अधिकारियों के कारण ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं तो चूक है ना, कहीं ना कहीं तो चूक है ना। अब चूक है उसको माने भी ना, नेताओं की गलती नहीं, अधिकारियों की गलती है। जो अधिकारी इस सरकार में बैठकर मलाई मार रहे हैं उनको ज़मीन पर उतरना चाहिए, देश विरोधी ताकतों को पहचानना चाहिए। हमारे ऊपर तो लाठियाँ बरसा दी रामजीलाल सुमन के घर के बाहर, इनको ऊपर लाठी बरसा के दिखाओ अगर दम है तो। देखिए, ये हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्बू थे। आज आगरा हैं और कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना की जांच हो और कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी करते हुए मिर्जापुर सहित सभी जिलों में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, प्रमुख बाजारों और विंध्यवासिनी मंदिर परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। देखिए मिर्जापुर से कमलेश की ग्राउंड रिपोर्ट। SSP मिर्जापुर सर के आदेश के क्रम आज मिर्जापुर शहर में थाना कोतवाली कटरा, कोतवाली शहर की पुलिस बल द्वारा जो है रूट मार्च निकाला गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ ये रूट मार्च निकाला जा रहा है। सर आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सभी जगह जो है मेन जितने भी शहर में एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे विकेट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। नई दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट है। बताते चले, मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन सिंह गरवार ने आदेश दिया है कि सभी जगह पर जाकर चेकिंग चलाया जाए और जो यहाँ के जो जनता है उनको सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मचे। लोगों को सवाल खड़ा कर दिया गया है कि इस तरह से घटना इतने भीड़ भाड़ वाले जगहों पर किया गया ताकि जो है कि इतने लोग इसमें मरे हुए हैं, क्योंकि 8 से ज्यादा संख्या बताई मरने की जा रही है और कितने लोग घायल हो चुके हैं। और साथ में उस जगह पर जो घटना हुई है, एक कार में जो बम ब्लास्ट किया गया तो उसके अलावा और भी जो कारें तो उसमें भी उसके आग की वजह, चपेट में आने की वजह से जो बैठे थे उन लोग को भी इस घटना के जो है कि आगे उन लोग को भी जो है कि आग जो पकड़ ली है उन लोग भी घायल हो गया, घायल को अस्पताल भेजा गया। लेकिन ये जो पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट कर दी गई, मिर्जापुर के कटरा कोतवाली, शहर कोतवाली, देहात कोतवाली, तमाम रेलवे स्टेशन संदिग्ध जहां पर भीड़ इलाके होते हैं, जहाँ पे भीड़ होती है वहां पर लोग चेकिंग कर रहे हैं। और अभी पैदल मार्च किया गया है मिर्जापुर के कटरा कोतवाली समेत। सोबेन वर्मा के आदेश के अनुसार यहाँ पर सभी पैदल मार्च करके लोगों को एहसास दिला रहे हैं ताकि इस तरह की घटना मिर्जापुर में भी नहीं होने पाएगी। लेकिन बताते चले कि ये जो है कि जैसे ही कल शाम को 7 बजे के आसपास में घटना हुई थी, उसी समय न्यूज टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जागरूकता मिल गई, लोग जो जान गए किस तरह से घटना हुई। लेकिन बताते चले कि पब्लिक भी इस समय नाराजगी जता रही है कि इस तरह से बेरहमी से बम ब्लास्ट हुए लोगों के मांस के टुकड़े जगह जगह पर मिले, यहाँ तक कि लाशों की पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन मिर्जापुर में सभी जगह पर माँ विंध्यवासिनी मंदिर है और रेलवे स्टेशन है, सब जगह चेकिंग चलाई जा रही है, सब जगह रूट मार्च किया जा रहा है ताकि अभी तक कोई भी ऐसी कोई भी घटना मिर्जापुर में नहीं हो पा रही है। क्योंकि माँ विंध्यवासिनी का धाम कहा जाता है, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में आवागमन रेलवे स्टेशन विंध्याचल मिर्जापुर होता है।
बताते चले ये रूट मार्च कल से ही तैयारी शुरू हो गई, कल से ही रोज लोग चेकिंग चलाए जा रहे, रूट मार्च किया गया आज भी है, इसके बाद अन्य कई दिनों तक चलाए जाएंगे। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अपना दल के विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी कमल किशोर के साथ गुस्से में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक विनय वर्मा अधिकारी से कह रहे हैं कि चप्पल निकाल के मारेंगे और चौराहे पर नंगा करके घुमाएंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन विधायक की धमकियों से बचते नहीं दिखाई देते। वीडियो को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये घटना आज के दिन की बताई जा रही है, जो मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस में हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर जोर पकड़ने लगी है। तो आपको बता दें, सिद्धार्थनगर का ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां विधायक का विवादित वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी को अभद्र टिप्पणी देते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान जो पीडब्ल्यू अधिकारी है वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहा है। तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो है वो, उनका वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें विधायक जो है उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो पुलिस है, जो समाज है, वो लगातार विधायक को हटाने की मांग कर रहे हैं। मामले में कार्रवाई की मांग जो है वो तेज हो गई है। तो आपको बता दें, वायरल वीडियो के बाद विधायक को हटाने की मांग जो है वो काफी तेज हो गई है। इस विवाद को लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से विधायक जो है वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चप्पल से मारेंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो विधायक की तरफ से दिया गया है। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो विधायक की तरफ से किया गया है। तो सिद्धार्थनगर का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है, जहां राकेश वर्मा जो कि विधायक हैं, वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आने लगी हैं। विधायक को हटाने की मांग की जा रही है। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग जो है वो काफी तेज हो गई है। तो आपको बता दें, विधायक का ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है वो उनसे विनती करते हुए नजर आ रहा है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि अब हर स्कूल में वंदे मातरम का गान गाया जाएगा। इस निर्णय के बाद सियासी बहस शुरू हो गई है और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के प्रति असहिष्णुता दिखाना राष्ट्र के प्रति समर्पण की कमी है। नकवी ने यह भी कहा कि यह गीत भारत की आजादी का प्रतीक रहा है और हमारे राष्ट्र नायकों ने धर्म या जाति भेदभाव से ऊपर उठकर इसे गाकर अंग्रेजों को देश से भगाया। तो यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम के गाने के आदेश के बाद सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है और इसी माहौल को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब दिया है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के कुछ लोग जिस तरह से असहिष्णुता और की बातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये न तो राष्ट्रीय उनकी भावना है और न ही जो है वो राष्ट्र के प्रति उनका जो है वो समर्पण है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप वंदे मातरम किसी धार्मिक स्थल में बैठ करके गाइए। किसी ने ये नहीं कहा कि आप मस्जिद में बैठ करके वंदे मातरम जो है कहा गीत गाइए। अरे भाई, वंदे मातरम एक राष्ट्र की आज़ादी का तराना रहा है और उस आज़ादी के तराने को हमारे राष्ट्र नायकों ने
कोई भी धर्म का रहा हो, किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, एकजुट होकर के उस जुनून और जज्बे के साथ जो है वो इस गीत को गाया और जिससे कि अंग्रेज़ों को जो है भगाया। और उसके अलावा देश के अंदर जो है वो लोकतंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति और विदेशी जो है वो जो साम्राज्य है उसको भगाने के प्रति जागरूकता पैदा की। और जिसको जो है, जिसका ईमान जो है वो एक किसी राष्ट्रगीत से जो है वो खतरे में पड़ जाता है, तो उससे ज़्यादा बड़ा बेईमान कोई नहीं है। उन्हें सबसे पहले अपने ईमान की सुरक्षा जो है वो अपनी बेईमानी से करनी होगी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अयोध्या पुलिस के एसपी बालाचारी दुबे ने बताया कि अलर्ट के बाद सुरक्षा के सभी इंतजाम और मजबूत किए जा रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर के आसपास के होटल, होम स्टे की भी सुरक्षा जांच लगातार की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत से कार्रवाई की जा सके। देखिए, कल के अलर्ट के बाद से हम लोगों ने और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। सादे वस्त्रों में हम लोगों ने अलग से टीमें लगाई गई हैं, HHMD के साथ में अलग से लगाए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बिरला धर्मशाला के सामने भी हम लोगों ने DFMD एक लेयर की और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। इसके यहाँ से जाने के बाद उनके जो बैगेज हैं, जो सामान है, उसको बैगेज स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है। अगर उसमें कोई संदिग्ध वस्तु पाई जा रही है तो उसको तत्काल वहाँ से उनको लेकर के पूछताछ की जा रही है। आगे चल करके इनके सामान जमा कराने के लिए PFC है। PFC में ये अपने लॉकर में सामान जमा करते हैं, मोबाइल जमा करते हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, D1 पे जाते हैं, तो D1 पे इनका विधिवत चेकिंग होती है और इनके पास कोई जो भी वस्तु होती है पहले से अनाउंस होता रहता है कि वो अपना लॉकर में जमा करके आए। उसके बाद भी अगर रह जाता है तो उनको वहाँ से वापस किया जाता है। इस प्रकार से सुरक्षा संबंधी जो मानक हैं उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस व्यवस्था को देखने के लिए IG साहब, कमिश्नर साहब, SSP साहब, DM साहब लगातार भ्रमणशील रहते हैं और हम लोगों को स्पष्ट आदेश निर्देश देते रहते हैं। ट्रस्ट के साथ मिल करके हम लोग, महासचिव जी हैं, चंपत राय जी हैं, गोपाल जी हैं, अनिल मिश्रा जी के साथ लगातार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। उनके भी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके जो अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हम लोग बैठक करते रहते हैं, मजिस्ट्रेट के साथ बैठक करते रहते हैं और प्रयास है कि सुरक्षा संबंधी कोई चूक न होने पाए, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न होने पाए, इस बात को हम लोग ध्यान में रख करके ही पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास CC कैमरे लगे हुए हैं परिसर में, जिसको 30 लोग लग करके लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं। एक सुरक्षा कर्मी एक TV को देख रहा है कि जिससे कहीं पर भी भीड़ भाड़ का इलाका है, कहीं पर संदिग्ध कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बार बार आ रहा है तो उस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो CRPF के जवान हैं, PAC के जवान हैं, SSF के जवान हैं, BDS के जवान हैं, ये लगातार भ्रमणशील रह करके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत ना होने पाए। सादे वस्त्र में जो हम लोग लगाया वो पब्लिक के बीच में जा करके लगातार उनकी बातों को, उनकी गतिविधियों को वाच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दीपोत्सव के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो 5 लाइनें हमारी चल रही थी उसमें हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, उसमें 7 लाइन कर रहे हैं कि जिससे कम से कम समय में हम श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकें। अंदर भी जो व्यवस्था है वहां पर भी हम फोर्स उसमें ज्यादा बढ़ाए हैं कि श्रद्धालु दर्शन करने के बाद अनावश्यक रूप से मंदिर के अंदर न रुकें, वो लगातार भ्रमण से आगे चलते रहें, जिससे कि दूसरे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न होने पाए। तो इस बात को देखने के लिए लाइन के, आप देख रहे होंगे लाइनों के आसपास भी फोर्स हमारे खड़े रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं। सुरक्षा, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां जो लगी हुई हैं वो भी इस काम में हमारा सहयोग कर रही हैं। ट्रस्ट के सभी लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। तो सब मिला करके मंदिर के आसपास की और अयोध्या जो धाम है इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं और लगातार निगरानी रख रहे हैं। जो मंदिर के आसपास जो होम स्टे हैं, धर्मशाला है, आश्रम है, होटल है, उन सबकी थाना राम जन्मभूमि पुलिस और कोतवाली अयोध्या की पुलिस साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी के साथ में लग करके पूरी टीमें बनाई गई हैं और वो उनको लगातार चेक कर रहे हैं। उन सबको स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रहे हैं। कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसको तत्काल फोर्स को, पुलिस को, थाना को सूचित।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रोहतास जिले में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण से जारी है। आपको बता दें 6 बजे मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी इससे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही जिले के सभी मतदान केंद्रों पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, एम्बुलेंस और आवश्यक दवाइयां ड्यूटी पर तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। हेडक्वार्टर में भी 14 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 8 आपके सामने है, बाकी रास्ते में। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।